हमारे इस चैनल नो बेसिक्स में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग ये अंतिम वीडियो है। अंतिम वीडियो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो जितने एक डिफाइंड जो सिलेबस है उस डिफाइंड सिलेबस के अंतर्गत ये अंतिम वीडियो होगा। हालांकि कुछ वीडियो मैं और भी डालना चाहता हूँ, जैसे कि किसान संगठन, मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए संगठन, कुछ पार्टियां जैसे कम्युनिस्ट पार्टी या अन्य कुछ छोटी मोटी पार्टियां जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान स्थापित हुए, उनके बारे में डालूंगा। इसके अलावा कुछ जो विभूतियां हैं जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, तो इन जैसे कुछ जो कैरेक्टर हैं, पर्सनालिटी हैं, उन पर्सनालिटी के बारे में भी कुछ वीडियो डालना चाहता हूं। हालांकि वो बाद के समय में डालूंगा जब समय मुझे मिलेगा उनके बारे में, जब पूरी बायोग्राफी जो है एक मेरे पास होगी तो उनको मैं डाल दूंगा। और वो डालूंगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिस प्रकार से उन पर्सनालिटीज़ के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन्हीं को जोड़कर हम बनाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमें मुख्य रूप से जो जानना है वो है भारत की स्वतंत्रता। भारत और पाकिस्तान दो राज्य स्थापित हुए तो इनकी स्वतंत्रता और भारत विभाजन से जुड़े हुए जो कानून लाया गया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, माउंटबेटन योजना, इनको हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करूंगा कि इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि पाकिस्तान की मांग पर मुस्लिम लीग किस तरीके से अड़ा हुआ था। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव भारत में आता है, कैबिनेट मिशन, और उसके द्वारा प्रस्ताव लाए जाते हैं। उसमें भारत में एक अंतरिम शासन या अंतरिम सरकार गठित करने की व्यवस्था की गई थी, जो जिसके कि सारे सदस्य भारतीय होने थे। दूसरी मुख्य जो बात थी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव की, उसमें था कि एक संविधान सभा का भी गठन किया जाना था और वो संविधान सभा भारत के लिए संविधान निर्माण का काम करेगी। तो ये मुख्य बातें थी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के। उसी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को मुस्लिम लीग नहीं मानता, उसका बहिष्कार कर देता है। और अंतरिम सरकार का जब गठन किया जाता है तो मुस्लिम लीग उसका भी विरोध करता है। उसके विरोध का मुख्य कारण यही था कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। तो इसकी वजह से वो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को नहीं मानता है और अंतरिम सरकार जो गठित होती है उसमें भी शामिल नहीं होता है। कांग्रेस को जब ये निमंत्रण मिलता है, आमंत्रण मिलता है वायसराय वेवल की तरफ से अंतरिम सरकार गठित करने का, तो वो अंतरिम सरकार का गठन करते भी हैं। जब कांग्रेस को अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव मिलता है या आमंत्रण मिलता है तब मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है और सीधी कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा करता है 16 अक्टूबर 1946 को। उस सीधी कार्रवाई दिवस का परिणाम होता है कि पूरे देश में बड़े पैमाने पे दंगे फैल जाते हैं। इसकी शुरुआत बंगाल से होती है। बंगाल के नोआखोली में हिंदुओं का बहुत बड़े पैमाने पे नरसंहार किया गया। उसकी प्रतिक्रिया में पूरे देश में दंगे फैलते हैं। बम्बई में, पंजाब में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, सारी जगहों पे दंगे फैल जाते हैं। अंततः क्या होता है कि लॉर्ड बेबल फिर से मुस्लिम लीग को मनाने की कोशिश करते हैं कि वो अंतरिम सरकार में शामिल हो जाए। तो मुस्लिम लीग शामिल होता भी है अंतरिम सरकार में, लेकिन उसका जो रवैया जो था वही था कि गतिरोध किस तरीके से उत्पन्न करना है। अब वो जो गतिरोध है वो संवैधानिक तरीके से उत्पन्न किया जाता है कि अंतरिम सरकार में वो शामिल हो जाती है और जो भी सरकारी काम होते हैं, शासकीय काम होते हैं, उसमें अड़ंगा डालना उसकी नीति होती है। तो यहाँ पे कहें तो मुस्लिम लीग की दो नीतियां थी। एक तो संवैधानिक संस्था में पहुंचकर शासकीय काम को रोकना, और दूसरा क्या था कि रोड पे
भी एक संघर्ष करना। तो दोनों ही तरीके को अपनाया जाता है। तो अंततः इसका नतीजा क्या होता है कि अंतरिम सरकार ठीक से काम नहीं कर पाती है। शासकीय कामों में बड़े पैमाने पे अवरोध उत्पन्न होते हैं। तो इससे परेशान होकर इंग्लैंड की सरकार या वायसराय कह ले, तो अंततः क्या करते हैं कि इस राजनीतिक गतिरोध को दूर करने का एक प्रयास करते हैं। उस सबसे पहले किया जाता है कि लॉर्ड बेबल जो वायसराय होते हैं उनको हटा दिया जाता है और उनके बदले में एक नए वायसराय बनाए जाते हैं जो कि भारत के अंतिम वायसराय होते हैं और वो 34वें नंबर के वायसराय होते हैं। अगर सारे गवर्नर जनरल वायसराय को देखें तो वो 34वें नंबर पर आते हैं। तो उन्हें वायसराय बनाकर भारत भेजा जाता है। इसके पहले लॉर्ड एटली जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं, वो वहां की संसद में एक घोषणा करते हैं और वो घोषणा होती है 20 फरवरी 1947 को। उस घोषणा में उन्होंने कहा कि हम अर्थात कि अंग्रेज जून 1948 के पहले पहले किसी भी हालत में भारत छोड़ देंगे। उनका कहने का ये मतलब था कि जून 1948 तक भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। इसी क्रम में सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त करके भेजा जाता है। अब वायसराय भारत पहुंचते हैं 20 मार्च को 20 मार्च को माउंटबेटन पहुंचते हैं भारत। 22 मार्च 1947 को भारत पहुंचते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। 24 मार्च से वो अपने कामकाज शुरू कर देते हैं। कामकाज उनका सबसे प्रमुख काम क्या था? तो जो राजनीतिक गतिरोध थे उनको दूर करना, उसका वो प्रयास करते हैं। इसके लिए उनकी योजना होती है कि जितने भी भारतीय नेता हैं सबसे वो मिले। पहले एक एक करके वो नेताओं से मिलते हैं। सबसे पहले जो वो मिलते हैं जिस नेता से, वो होते हैं जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद महात्मा गांधी से मिलते हैं। उसके बाद फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना से भी मिलते हैं। सबकी बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद और भी बहुत सारे नेता होते हैं, सारे नेताओं से वो मिलते हैं और वो सुनने के बाद एक कंक्लूजन निकालते हैं। सारी नेताओं को सुनने के बाद वो एक कंक्लूजन निकालते हैं और कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि भारत का विभाजन इन परिस्थितियों में अपरिहार्य है। मतलब यहाँ पे जो स्थिति है उन परिस्थिति में भारत विभाजन के अलावा दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। इस कंक्लूजन पर वो पहुंच जाते हैं। उसके बाद इसके लिए वो नेताओं को मनाने की भी कोशिश करते हैं। मुस्लिम लीग तो तैयार होकर बैठा था देश का विभाजन करने के लिए। कांग्रेसी नेताओं में अभी भी दुविधा थी कि देश का विभाजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन कांग्रेसी नेताओं को समझाते हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं भारत में, उन स्थिति में देश का विभाजन किसी भी तरीके से टालना लगभग असंभव है। अब इसके लिए वो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये चीजें समझाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और देश विभाजन के लिए कांग्रेस को भी रजामंदी दे देना चाहिए। पटेल को वो सबसे पहले मनाते हैं। पटेल मान भी जाते हैं। व्यवहारिक जो स्थिति थी, पटेल उस चीज को समझकर स्वीकार भी कर लेते हैं। अब पटेल ही कांग्रेस के नेताओं को मनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि महात्मा गांधी का एक और सुझाव आता है इसी संबंध में कि अब तो ये बात चल पड़ी कि देश विभाजन ही एकमात्र रास्ता है। तो एक अंतिम रास्ते के रूप में महात्मा गांधी लॉर्ड माउंटबेटन को ये सलाह देते हैं कि जो अंतरिम सरकार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चल रही है, उस अंतरिम सरकार का मुखिया जवाहरलाल नेहरू के बदले मोहम्मद अली जिन्ना को बना दिया जाए।
इससे शायद देश विभाजन का खतरा जो है सो वो टल जाएगा, बातें खत्म हो जाएगी। अब गांधी जी जब ऐसा सुझाव देते हैं तो उसमें इस सुझाव पर कांग्रेसी नेता ही भड़क जाते हैं, और खास करके जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं गांधी जी के ऊपर कि वो इस तरीके का सुझाव कैसे दे रहे हैं। मुस्लिम लीग की मांगों को कैसे स्वीकार किया जा सकता है, नाजायज मांगों को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना भी इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका ये तर्क होता है कि जो एक देश की मांग है उसमें कुछ पद देकर हमको खरीदा नहीं जा सकता है। आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पद दे देंगे मुस्लिम लीग को, अंतरिम सरकार के मुखिया का पद, और बदले में देश विभाजन या पाकिस्तान की मांग को खत्म कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम जो है पाकिस्तान से कम किसी भी शर्त पे मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान ही चाहिए, उसके अलावा हमारे पास और दूसरा कुछ किसी भी चीज को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरीके से सारी कोशिशें जो थी महात्मा गांधी की वो विफल हो जाती है, और कांग्रेस के सारे नेता लगभग ये मान चुके होते हैं कि अब देश का विभाजन कर दिया जाना चाहिए। और उसमें से महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद दो ऐसे नेता होते हैं जो कि बिल्कुल ही तैयार नहीं होते हैं, अंतिम समय तक वो तैयार नहीं होते हैं देश विभाजन के लिए। अंततः माउंटबेटन को ये निर्णय लेना पड़ता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से मिलने और बात करने के बाद कि देश का विभाजन कर दिया जाएगा। इसके लिए वो इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड कब जाते हैं तो वो मई 1947 में इंग्लैंड चले जाते हैं, और वहाँ की संसद या वहाँ की सरकार से सलाह मशवरा कि देश भारत का विभाजन किस तरीके से किया जाएगा उस पर एक मुहर लगवाने के लिए जाते हैं। वहां पर जाकर सरकार और भारत सचिव से जब सारी चीजें वो डिस्कस करते हैं तो अंततः वहां से भी उन्हें विभाजन के लिए एक अनुमति मिल जाती है कि भारत का विभाजन कर दिया जाए। अब उसी का एक प्रारूप लेकर भारत में वो फिर से लौटते हैं, और वो प्रारूप यहाँ के राजनीतिक दलों के पास या उनके सम्मुख वो भारत विभाजन का प्रस्ताव का जो प्रारूप होता है, जो फॉर्मेट होता है कि किस प्रकार से भारत का विभाजन किया जाएगा और किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा, उसका वो प्रारूप लेकर आते हैं और यहाँ के राजनीतिक दलों के समक्ष रखते हैं। माउंटबेटन की इसी योजना को माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है, माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। ये योजना रखी जाती है 3 जून 1947 को। ये जो डेट आ रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको याद में रखिएगा। तो माउंटबेटन योजना की मुख्य बातें क्या क्या थी उसको हम देख लेते हैं। तो पहला क्या था कि भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे। भारत का विभाजन करके दो अलग अलग देश बनाए जाएंगे और दोनों डोमिनियन स्टेट होंगे, अधिराज्य होंगे। अधिराज्य का मतलब होता है कि अभी भी भारत का जो ब्रिटेन का शासन यहाँ है उसी के अंतर्गत डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य होंगे। अभी पूरी स्वतंत्रता की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। उसके बाद हर राज्य, प्रांत या क्षेत्र, देशी रियासत कोई भी हो, वो दोनों में से कोई भी देश भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ वो मिल सकता है या खुद को स्वतंत्र भी रह सकता है, वहां के संविधान को स्वीकार भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, अपने को स्वतंत्र रख सकता है। दूसरी चीज है देश का जो विभाजन होगा वो किस तरीके से होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे बड़ी डिमांड जो मुस्लिम लीग की थी कि जो मुस्लिम राष्ट्र एक बनाना है पाकिस्तान का। तो अब कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर कि बिल्कुल ही मुस्लिम आबादी है, बहुत ज्यादा। कहने का मतलब ये है कि वहां पे अधिकतर जनसंख्या मुस्लिम है, जैसे कि सिंध की स्थिति थी या बंगाल, पूर्वी बंगाल की स्थिति थी।
तो यहाँ की स्थिति थी कि मुस्लिम अधिक संख्या में थे, और कुछ जैसे बंगाल और पंजाब को अगर आप ले प्रांत की तरह, एक प्रांत के रूप में, तो यहाँ पे मिली जुली जनसंख्या थी। पंजाब में 38% हिंदू थे या गैर मुस्लिम थे, और बंगाल की स्थिति थी कि वहाँ की 48% जनसंख्या जो थी वो गैर मुस्लिमों की थी। तो यहाँ पर विभाजन किस तरीके से होगा, उन चीजों की बात की गई। कुछ कुछ राज्य जैसे कि बिहार, यूपी, मध्य प्रांत, बंबई, मद्रास, ये जो राज्य थे, इनके बारे में तो निश्चित है कि ये भारत के अंतर्गत आएंगे। पाकिस्तान के अंतर्गत कौन कौन क्षेत्र जाएंगे, उसके बारे में मुख्य बात थी। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत उस समय था भारत का पश्चिमोत्तर प्रांत, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान वाला हिस्सा, पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। उसके बाद असम का सिलहट डिस्ट्रिक्ट। इन दो जगहों पे जनमत संग्रह के द्वारा जानना था कि एक जनमत संग्रह करवाया जाएगा और उसके आधार पे निर्धारित किया जाएगा कि ये क्षेत्र भारत में जाएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे। उसके बाद सिंध के बारे में यहाँ पे क्या किया गया, तो वोटिंग के द्वारा, वोटिंग किन के द्वारा की जानी थी, तो 1945 में जो चुनाव करवाए गए थे प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडल के लिए, तो सिंध के लिए यह निर्णय लिया गया कि वहां के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं विधानमंडल के, वो अपना निर्णय देंगे वोटिंग करके कि सिंध को किसके साथ रखना है। सिंध के लिए यह निर्णय लिया गया। बंगाल और पंजाब के लिए क्या निर्णय लिया गया, तो यहाँ के लिए निर्णय लिया गया कि यहाँ पे जो भी हिंदू जो विधायक हैं, हिंदू नेता हैं जो कि विधानमंडल में चुन कर आए हैं, उनका और मुस्लिम, उनका दोनों का अलग अलग ग्रुप बनाया जाएगा। अर्थात यहाँ पे कह लें तो मुस्लिम सांसदों विधायकों का एक ग्रुप होगा और दूसरा जो वैसे सदस्यों का होगा जो कि गैर मुस्लिम सदस्य चुनकर विधानमंडल में आए हैं। तो उनसे अलग अलग राय मशविरा किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा। उनकी जैसी इच्छा होगी विभाजन की तो विभाजन कर दिया जाएगा, और जिनके साथ वो मिलना चाहते हैं उनके साथ मिलने दिया जाएगा। तो बंगाल में और पंजाब में इसलिए आप देखते होंगे कि बंगाल दो भागों में बटा, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल का हिस्सा भारत में आ गया क्योंकि हिंदू जो विधानमंडल के सदस्य जो थे उन्होंने भारत के साथ रहने में अपने रजामंदी दी थी, और पूर्वी पाकिस्तान मुस्लिम जो सदस्य थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहने की बात कही थी। ऐसी ही बात पंजाब में भी थी कि वहाँ के भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम सदस्यों ने अपने अलग अलग विचार दिए थे। इसलिए पंजाब का विभाजन हुआ और उसका कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को गया, कुछ क्षेत्र भारत में रह गए। बंगाल का भी उसी तरीके से विभाजन किया गया। तो ये चीजें हुई। उसके बाद 14 जून 1947 को जब ये चीजें जब दी गई, ये प्रस्ताव का मसौदा जब दिया गया, उसके बाद क्या होता है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस की एक बैठक बुलाई गई, और वो बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। उसका मीटिंग बुलाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि माउंटबेटन योजना जो लाई गई है देश विभाजन के लिए, इस पर कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, कांग्रेस को सहमति देनी थी। अब इसके लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, और वो प्रस्ताव कांग्रेस के अंतर्गत लाया जाता है जीबी पंत के द्वारा, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा देश विभाजन का प्रस्ताव लाया जाता है। तो पहली बार जब प्रस्ताव लाया जाता है तो ये पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाता है कि देश का विभाजन किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। तो कांग्रेस की ये स्थिति थी। उसके बाद क्या है, विभाजन के प्रारूप को तो लगभग उस समय की व्यवहारिक स्थिति वही थी कि देश विभाजन को तो स्वीकार करना ही करना है। इसमें नेहरू और पटेल जो है सो मोर्चा संभालते हैं, और जो कांग्रेसी नेता
देश विभाजन के पक्ष में नहीं थे, उनको वो मनाने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे बड़ी बाधा तो महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे। तो उनको मनाने का सबसे पहले प्रयास किया जाता है, लेकिन वो अंतिम समय तक नहीं मानते हैं। और भी कई नेता होते हैं, जैसे कि सिंध से चौथराम होते हैं, पंजाब से सैफुद्दीन किचलू होते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन होते हैं। ये महत्वपूर्ण नाम है। अंत तक ये देश विभाजन का विरोध करते रहते हैं। कुल 108 जो सदस्य हैं वो देश विभाजन के विरोध में होते हैं। इसी तरीके की एक बैठक, बल्कि कांग्रेस की जो बैठक हुई थी उसके पहले ही मुस्लिम लीग की भी एक बैठक हुई थी, और वो दिल्ली में ही आयोजित की गई थी। और वो बैठक हुई थी 10 जून 1947 को। जब विभाजन का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के बैठक में रखा जाता है तो लगभग सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। अलग पाकिस्तान की मांग, देश विभाजन की रूपरेखा को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया जाता है। 400 सदस्यों में से 390 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था, मुस्लिम लीग के। उसके बाद कुछ संगठन हैं, जैसे कि खिदाई खिदमतगार, जो कि सीमांत गांधी ने बनाया था इस संगठन को, और वो पश्चिमोत्तर प्रांत में काम कर रही होती है। लाल कुर्ती आंदोलन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो खुदाई खिदमतगार संगठन के द्वारा देश विभाजन को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाता है, विरोध करती है। अंत में सीमांत गांधी ये भी कहते हैं कि जब देश विभाजन होना ही है और पाकिस्तान का जब निर्माण किया जा रहा है तो हमें भी एक अलग देश चाहिए। वो पख्तून नेता थे, पठान नेता थे सीमांत गांधी, तो वो डिमांड करते हैं कि पख्तूनों के लिए भी एक अलग देश बनना चाहिए और वो पख्तूनिस्तान होना चाहिए, उस देश का नाम हमें भी अलग दिया जाए। उसी प्रकार से पंजाब में भी कुछ जो दल होते हैं उनके द्वारा भी मांग उठती है कि जब देश ही विभाजित किया जा रहा है तो हमें भी अलग देश दिया जाए, और वो कुछ अकाली संगठन खालिस्तान की मांग करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कौन कौन से संगठन ने। तो पंजाब से जुड़े हुए जो अकाली संगठन थे वो खालिस्तान की मांग रखते हैं, और खुदाई खिदमतगार जो है वो पख्तूनिस्तान की मांग रखते हैं। हालांकि इनकी ये मांगे पूरी नहीं होती है। अब हम आते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ये तो बिल्कुल बात मान ली गई कि अब देश का विभाजन किया जाना है, तो उसके लिए इंग्लैंड को सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को करना था। उसके लिए एक कानून लाया जाना था, और वो कानून कहाँ से लाया जाना था, तो इंग्लैंड की संसद के द्वारा। इसी कानून को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा गया, और इसी अधिनियम के तहत भारत का विभाजन करके 2 अलग अलग देश बनाए गए, भारत और पाकिस्तान। इस अधिनियम की मुख्य बातें क्या थी वो हम देख लेते हैं। तो माउंटबेटन योजना, जो इन्होंने देश विभाजन का प्रस्ताव या फॉर्मूला कह लें जो रखा था, उसी आधार पे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इंग्लैंड की संसद में लाया जाता है। एक बिल लाया जाता है, विधेयक लाया जाता है। वो विधेयक रखा जाता है 4 जुलाई 1947 को इंग्लैंड के संसद में रखा जाता है। इस विधेयक को 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया जाता है, और इसी पारित विधेयक के आधार पे भारत और पाकिस्तान बनते हैं। मुख्य बात क्या क्या थी, तो मुख्य बात था कि इंडिया और पाकिस्तान 2 अधिराज्य या डोमिनियन स्टेट बनेंगे, और जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक गवर्नर जनरल जो है वो इंग्लैंड के सम्राट नियुक्त करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो डोमिनियन स्टेट की बात जो की गई, अधिराज्य की बात की गई है, ये इसलिए की गई है कि अभी भी पूरी तरीके से स्वतंत्रता भारत को नहीं दी गई है। जो संवैधानिक प्रमुख हैं वो अभी भी गवर्नर जनरल होंगे, और वो इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और
जब ये पद भी बाद में समाप्त हो जाएगा तब भारत या पाकिस्तान पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएंगे। तो ये स्थिति तब तक के लिए है जब भारत का संविधान नहीं बन जाता है। संविधान सभा की बात होती है कि संविधान सभा तो ऑलरेडी बना हुआ था पहले से, तो संविधान सभा की बात होती है कि दोनों देशों की अलग अलग संविधान सभा होगी और वो संविधान सभा अपने अपने देश के लिए संविधान का निर्माण करेगी। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो पहले से संविधान सभा थी उसके 389 सदस्य थे, तो उसी को विभाजित कर दिया जाता है। और अब क्या होता है कि भारत के संविधान सभा में 299 सदस्य रह जाते हैं और बाकी के जो सदस्य जो होते हैं 90 सदस्य वो पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य हो जाते हैं। और ये दोनों अलग अलग संविधान सभा बन जाती है, विभाजित हो जाती है और अपने देश के लिए संविधान का निर्माण करती है। उसके बाद फिर क्या कहा गया कि नया संविधान जब तक लागू नहीं हो जाता है, वो संविधान बनने की प्रक्रिया में थी, तो नया संविधान जब बनकर तैयार होगा तब तक जब तैयार हो जाएगा उसके बाद उसके अनुसार से भारत और पाकिस्तान का शासन चलाया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए व्यवस्था की गई कि 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है उसी के अनुसार से शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। एक सीमा आयोग बनाने की बात की गई कि सीमा का निर्धारण कैसे किया जाए, तो सीमा आयोग के बारे में भी बात की गई। उसके लिए 2 सीमा आयोग बनाए गए और एक था बंगाल सीमा आयोग, क्योंकि बंगाल का विभाजन होना था तो उसका सीमा का निर्धारण करना था, बाउंड्री का निर्धारण करना था। दूसरा पंजाब का, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन था, तो 2 सीमा आयोग बनाए जाने की बात थी। और सीमा आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है सर रेडक्लिफ ने ही सीमा रेखा का निर्धारण किया भारत और पाकिस्तान के बीच का। उसके बाद संविधान सभा के बारे में भी कहा गया कि विधानमंडल का भी ये काम करेगी। जो संविधान सभा होगी वो विधानमंडल का ही काम करेगी। कब तक विधानमंडल का काम करेगी, तो जब तक निर्वाचित सदस्य नहीं आ जाते, अर्थात ये संविधान जब बनकर तैयार होगा वो लागू कर दिया जाएगा, उसके बाद उसके अनुसार से विधानमंडल के सदस्य चुने जाएंगे उस संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार। तब तक जो है यही संविधान सभा एक विधानमंडल का भी काम करेगी, ऐसा प्रावधान किया गया। इसी के अनुसार से 2 राज्य बना दिए गए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हो गया और 15 अगस्त 1947 को भारत का। तो इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश अस्तित्व में आए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री के सारे वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट के अनुसार आप लोगों को बतलाऊं कि ये चीजें जो हैं, आपको रटने वाली जो बात होती है हिस्ट्री में, उसकी जरूरत ना पड़े, बेसिक चीजें समझ में आए। एक कहानी की तरह समझाने की कोशिश की, प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आए होंगे और बहुत सारे ऐसे तथ्यों को भी मैंने डालने की कोशिश की है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे कि आलोचनात्मक पक्ष आजकल एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आलोचनात्मक पक्ष, जब किसी का दूसरे पक्ष को आप नहीं जानेंगे तब तक वैसे प्रश्नों का आंसर आप नहीं कर सकते हैं। खास करके वैसे कैरेक्टर के बारे में, जैसे महात्मा गांधी के बारे में अगर आपको कहा जाए कि उनके आलोचनात्मक, उनके कार्यों की आप आलोचनात्मक व्याख्या करिए, तो महात्मा गांधी के कामों को आप आलोचनात्मक तरीके से कैसे आप लिख पाएंगे जब उनके नेगेटिव चीजों को आप नहीं जान पाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि महात्मा गांधी की जब आप आलोचना करें तो कई लोगों को ये हजम नहीं हो पाता है। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है, हर किसी व्यक्ति से गलती होती है, तो महात्मा गांधी के द्वारा भी
कुछ वैसी नीति रीति अपनाए गए जो कि पूरी तरीके से सही नहीं थे। तो हमारा प्रयास वही था। उसी प्रकार से अंबेडकर के बारे में भी कई उंगलियां उठती हैं। कई जगह पे उन्होंने भी नीतिगत गलतियां की थी। उन्होंने कुछ ऐसे नीति और कुछ उसी अनुसार से आंदोलन चलाए जो कि सही नहीं थे, कुछ विभाजनकारी थे। महात्मा गांधी के बारे में भी वैसा कह सकते हैं कि खास करके उन्होंने एक मुस्लिम तुष्टीकरण की जो एक नीति अपना रखी थी, तो वो देश के लिए बड़ी घातक सिद्ध हुई। उन्होंने मुस्लिमों को शुरू से ही एक तुष्टीकरण के तरीके से देखा, इस्तेमाल किया। जैसे कि 1919 में जो खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है, वहां से उनकी शुरुआत होती है। उसके बाद मोपाला विद्रोह जो केरल में होता है, उसमें एक बहुत बड़े पैमाने पे दंगा फैलता है। उस दंगे का उन्होंने विरोध किया। हिंदुओं को उन्होंने दोषी ठहराया। तो ये एक उनकी गलती थी। उसके बाद उसी की प्रतिक्रिया में आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना भी होती है। हिंदू महासभा, हिंदुओं से जुड़े हुए कई संगठन अस्तित्व में आते हैं। उसी प्रकार से अंबेडकर और गांधी या अंबेडकर और कांग्रेस के संबंध को देखेंगे तो उसमें भी कई चीजें आपको इस तरीके से मिलेंगी जो कि सही नहीं है। जैसे कि कांग्रेस की ये सोच थी कि भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में किसी भी तरीके से नहीं लाया जाए। उन कहना होता है कांग्रेस का, सरदार पटेल का, कि अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे तो क्या, हमारी खिड़कियां भी नहीं खोली हुई हैं, और वो समर्थन देते भी नहीं है अंबेडकर को। अंबेडकर जो है पहले मुस्लिम लीग की समर्थन से पहुंचते हैं संविधान सभा में, और बाद में जब वो जिस क्षेत्र से चुने जाते हैं संविधान सभा के लिए, तो वो क्षेत्र पाकिस्तान को चला जाता है। तो अंबेडकर फिर पाकिस्तान के संविधान सभा का सदस्य बन जाते हैं। वैसी स्थिति में अंबेडकर को ऑफर के भी किया जाता है मुस्लिम लीग के नेताओं के द्वारा कि आप पाकिस्तान ही चलिए, पाकिस्तान में ही रहिए। तो वो अस्वीकार कर देते हैं। उसके बाद अंबेडकर फिर से पूना से चुनकर आते हैं, वहां पर भी कांग्रेस उनका विरोध करती है। तो अंबेडकर की जो नीतियां थी, अंबेडकर और कांग्रेस के जो संबंध थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, बल्कि कांग्रेस हमेशा अंबेडकर का विरोध करती है। और आप अंबेडकर के बारे में इतने गुणगान आप जो देखते हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, तो ये गुणगान का उद्देश्य सिर्फ राजनैतिक है। अंबेडकर का जो संबंध कांग्रेस का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय में बहुत ही अलग तरीके का विरोधाभासी संबंध थे। उसी प्रकार से अंबेडकर की नीतियों को आप देखें तो अंबेडकर के स्तर के जो नेता थे, विद्वान थे, तो उनको सिर्फ एक दलित राजनीति तक सिमट जाना सही नहीं लगता है कि वो सिर्फ दलितों की आवाज बनकर रह जाते हैं, तो और एक सीमित दलित के राजनीति के दायरे में रह जाते हैं, तो वो सही नहीं लगता है। तो ये अंबेडकर की कुछ गलतियां थी। नेहरू की बातों को अगर लें तो उनके बारे में क्या था कि वो काफी तेज तर्रार नेता थे, लेकिन कई मामलों में उनमें पद लोलुपता देखी गई थी कि वो आगे निकलकर पद को हासिल करना चाहते हैं, और उसमें वो कई तरीके की चीजें भी अपनाते हैं। जैसे कि क्रांतिकारी जो राष्ट्रवाद का दूसरा चरण चल रहा था, तो क्रांतिकारियों का कई जगह वो विरोध भी करते हैं। और विरोध का कारण क्या, जैसे चंद्रशेखर आजाद की जो हत्या हुई, हत्या नहीं, शहीद उन्होंने अपने आप को कर लिया था, तो उसमें भी नेहरू की भूमिका बड़ी संदिग्ध मानी जाती है ऐतिहासिक दृष्टि से। उसके बाद गांधी और सुभाष चंद्र बोस या कांग्रेस का सुभाष चंद्र बोस के साथ एक विवाद चला आ रहा था तरीके को लेकर, तो वो भी एक विषय है कि सिर्फ कांग्रेस की नीतियों को ही नहीं सही ठहराया जा सकता। तो यहाँ पे एक बात जो है सो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भारत की जो आज़ादी हुई उसमें जो संघर्ष किया,
तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ गांधीवादी तरीके से ही देश को आजादी मिल गई, सिर्फ नेहरू के तरीके से देश को आजादी मिल गई, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नेताओं, सारे क्रांतिकारियों, सारे राष्ट्रवादियों का इसमें योगदान है। लेकिन इतिहास लिखने वाले हमारे इतिहासकारों ने पता नहीं किस वजह से जो है कुछ लिमिटेड लोगों को आवश्यकता से ज्यादा हीरो बना दिया है, और बहुत सारे वैसे लोग हैं जिनके योगदान को बिल्कुल नगण्य कर दिया है, उन्हें इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया है। तो ये भी कुछ फैक्ट्स हैं। तो ओवरऑल मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों और स्टूडेंट्स के बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिए। एक बात और कहना चाहूँगा कि कोई सजेशन हो, सलाह हो तो वो आप जरूर दीजिए। आगे हम अन्य टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे, अन्य सब्जेक्ट पे। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा सहयोग करते रहेंगे। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।